हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका संघर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और हमारे प्लेटफॉर्म से जैसे कि हम आपके संविधान की जो पढ़ने का क्रम है, उस पढ़ने के क्रम में हम अगली कड़ी में जा चुके हैं और हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की। जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक से दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एटलीस्ट आप चाहे वनडे एग्ज़ाम की बात कर लें, चाहे आप बड़े यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात कर लें, या जो भी हमारे यहाँ आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं उन सब की बात कर लीजिए, यहाँ से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो टॉपिक आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक से कम से कम नंबर ऑफ़ टाइम्स, अब 10-20 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को आप लोग आराम से लगा के चले जाएं। ये हमारी पूरी मेहनत और पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे प्लेटफॉर्म से आपको वो मिल जाए जो एक ही लेक्चर में पढ़ने के बाद आप आराम से जो हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों संविधान। जैसे मैंने पहले ही क्रम में संविधान का भाग 1 हमने पढ़ा, संविधान का भाग हमने 2 पढ़ा, आज संविधान के भाग 3 को पढ़ने का टाइम आया है। और ये संविधान को के जो भाग 3 है, उस भाग 3 में दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार किन को मिलेंगे, मौलिक अधिकारों का क्या, उनकी टेंडेंसी क्या होती है, उनकी प्रकृति क्या होती है, इन सब के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। आशा है कि आप सब लोग जब भी इस वीडियो को देखेंगे, सब लोग अपने दोस्तों को लाइक करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, ताकि हमारा जो आने वाला वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुँच सके। और उसके ऊपर एक बेल आइकन होता है दोस्तों, उस बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे, जैसे कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यूस बेस पे आपको 2 सब्जेक्ट्स के जो अपडेट है वो मिलती रहे। आगे भी कोशिश करेंगे कि बहुत ही जल्दी हमारे प्लेटफॉर्म से आपको जो ज्योग्राफी है और पॉलिटी का भी ऐसे ही लगातार जो सब्जेक्ट का वर्णन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक्स जो है वो फंडामेंटल्स जो है वो सब मिलते रहेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं, देखो ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो देखा गया है, हम लोगों की शिकायतें, हमने काफ़ी आपके कमेंट पढ़े और आप लोगों की पर्सनल सजेशन भी हम लोगों को मिले कि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों आप सोचिए कि हम पढ़ाने को तो 4-4, 6-6 घंटे हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, पर यूट्यूब का भी कुछ अपना एक क्राइटेरिया होता है और उसके बाद भी दोस्तों कोई नहीं देख पाता 30 से 40 मिनट की वीडियो। तो कम समय में हम एक लाइन में आपको बोल के चले जाएं, वो टाइम आएगा दोस्तों जब हम क्रैश कोर्स करेंगे आपके साथ। हम दिखाएंगे आपको कि 1 घंटे में कैसे एक सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जाता है, वो हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी हम आपको ओवरव्यू दिखाना चाहते हैं कि आपको एक बार पढ़ने के बाद थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ताकि आपके अंदर जो जिज्ञासा है पढ़ने की, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, वो जिज्ञासा आपके अंदर जनरेट हो जाए। वो जिज्ञासा आपके अंदर, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की या किसी तैयारी करने के लिए हमारे अंदर जो जिज्ञासा है, जो हमारे अंदर सीखने की एक प्रवृत्ति है, या जिस भी एम को लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उस एम को लेकर हमारे अंदर जो आग है वो बाहर निकलनी चाहिए, ताकि जिस भी एम के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं वो एम आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। दोस्तों यही हमारी अनुशंसा, हमारी पूरी टीम और हमारे चैनल का मेन उद्देश्य भी यही है कि आपको अंतिम रूप से सफल व्यक्ति घोषित कर दिया जाए, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आप लोग अपीयर हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं बहुत टाइम खर्च न करते हुए अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ। संविधान में जैसे ही मैंने आपको बताया कि संविधान बड़ा ही पवित्र डॉक्यूमेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत शायरों ने लिखा भी है, अलग अलग जगह से लिख रखा है कि मैं जो हूँ एक ऐसा तेरी हर समस्या का समाधान हूँ, एक बार टाइम मिले तो मुझे पढ़ के देखना, मैं तेरी। बड़े बड़े शायरों ने लिखा है दोस्तों, हम गा के आपके सामने नहीं बता सकते, पर वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या कहा है, क्यों ऐसा कहा है, आप लोग धीरे धीरे जब संविधान को पढ़ेंगे, मैं तो कहता हूं दोस्तों किसी कंपटीशन की तैयारी आप नहीं भी कर रहे हैं तब भी हमको कम से कम ये जो पार्ट है, ये पार्ट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी को, एक व्यक्ति को भारत के संविधान में मूल अधिकार मिले हुए हैं। दोस्तों मूल अधिकार होते क्या हैं? मूल अधिकार दोस्तों मूलभूत ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने बताया हमारा संविधान बना, भाग 1 में दिया गया राज्य और उसके क्षेत्र, भाग 2 में दिया गया उसमें रहने वाले लोगों को नागरिकता। अब तीसरी कड़ी में हम आते हैं कि नागरिकता को उस बंदे जिन लोगों को नागरिकता मिली है, उन नागरिकता में रहने वाले लोगों को क्या अधिकार मिलेंगे, वो कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, कैसे कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जो व्यवसाय है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं सब पे जो चर्चा होने वाली है दोस्तों, वो चर्चा होने वाली है हमारे भारत के संविधान में। भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 12, मैंने 11 तक हमने कल पढ़ लिया, मैं इससे पहले वाले लेक्चर में अनुच्छेद 11 तक मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। और अब हम बात करेंगे जो भाग 3 है, भाग 3 के अंदर जैसे भाग आता है, भाग का मतलब चैप्टर होता
होता है और चैप्टर के अंदर सब पॉइंट्स होते हैं दोस्तों। तो जो 3 है उसमें 12 से 35 तक दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 तक भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, ठीक है, मूल अधिकार दिए गए हैं। तीनों का मतलब है फंडामेंटल राइट एक ही है, मूल अधिकार एक ही है, मौलिक अधिकार एक ही है। तो दोस्तों ये मौलिक अधिकार की बात करता हूं मैं, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? सबसे पहली बात मैंने आपको पढ़ा ही दिया है कि कहाँ से लिए गए। तो मौलिक अधिकार दोस्तों लिए गए हैं यूएसए से, और यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। कई बार सवाल पूछ लेता है कि भारत के संविधान में दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं वो किसको हैं, सरकार को है या किसी सिस्टम को है? तो दोस्तों यहाँ नहीं है। मौलिक अधिकार एक व्यक्ति को दिए गए अधिकार हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार कौन से अधिकार होते हैं? कैसे वो रहेगा, कैसे वो खाएगा, किन किन कंडीशंस में रह के वो अपने जीवन को यापन करेगा, कहाँ पे वो पूजा करेगा, उसकी कैसी बोलने की स्वतंत्रता होगी, यानी कि मूलभूत चीज़ें जो होती हैं वो उसको जीने के लिए, किसी जीवन को कैसा जीने के लिए दोस्तों हमारे संविधान में है कि हम प्रोग्रेसवादी हैं, हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे समाज और संस्कृति को आगे ले जाने की कोशिश हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। और वैसा ही एक मानसिकता के साथ एक संविधान को बनाया, और संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिए भी गए हैं। तो दोस्तों किसको दिए गए हैं? कई बार तो सवाल यही पूछ लेता है कि भारत के संविधान में जो भाग 3 में 12 से 35 तक, मैं सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, कई बार तो यही सवाल पूछा है दोस्तों कि किस भाग में संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है भाग 3 किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिए गए हैं दोस्तों। तो 12 से 35 तक हम अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्या बात करेंगे कि हम एक ओवरव्यू पढ़ेंगे उन चीजों के बारे में कैसे दिया गया है। तो दोस्तों दूसरी बात क्या है कि क्या भारत के संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनको कोई पब्लिक खत्म कर सकती है? कोई पब्लिक, आपके आसपास के पड़ोसी कोई, तो भारत के संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए ना तो उसको पब्लिक खत्म कर सकती है दोस्तों, और ना ही उसको गवर्नमेंट खत्म कर सकती है। वो संविधान के जो अधिकार हैं वो अधिकार क्या है? वो नैसर्गिक हैं। नैसर्गिक कई बार पूछा गया दोस्तों, कई बार आपसे ये पूछा गया कि भारत के संविधान में जो नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, प्रकृति रूप से मिले हुए जो सब अधिकार होते हैं दोस्तों, और ये प्राकृतिक रूप से अधिकार जो मिले होते हैं उनको नैसर्गिक बोलते हैं। नैसर्गिक है, नैसर्गिक के बाद व्यक्ति को दिए गए अधिकार है, ना तो पब्लिक छीन सकती है ना गवर्नमेंट छीन सकती है दोस्तों। संविधान में यूएसए से लिए गए हैं। और उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं, एक बार क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टेट पीसीएस का कि भारत के संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक्चुअल में फ्रेंच वर्ड है जो फ्रांस से निकला गया था, लेकिन उसको यूज किया सबसे पहले ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने सबसे पहले यूज किया, और उस शब्द का मतलब होता है अधिकार दोस्तों। उस शब्द का क्या मतलब होता है? अधिकार। तो मैग्ना कार्टा आपने सुना भी होगा, फ्रांस में सबसे पहले क्रांति स्टार्ट हुई थी, औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण, जो भी है वो सब कुछ इंग्लैंड और ब्रिटेन में ही स्टार्ट हुआ था, उधर ही यूरोप के साइड में स्टार्ट हुआ था। तो मैग्ना कार्टा क्या है? अधिकार है। लेकिन अधिकार यूज वहां हुए थे, लेकिन हमारे संविधान में कहां से लाए गए दोस्तों? हमारे संविधान में लाए गए हैं यूएसए से। अब उस पर हम डिस्कस करेंगे कैसे लाए गए, वो मैंने आपको एक बार पहले भी बता दिया है। तो दोस्तों ये मैंने बात करी। अब बात आती है, अगर हम हमारे संविधान निर्माता, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो कानून के निर्माता थे, अगर वो संविधान को में व्यक्ति को इतनी पावर दे देते कि वो तो पता चलता है जहां भी जा रहा है वहां अपना अधिकार कर रहा है, किसी सिस्टम को हार्म कर रहा है, किसी सिस्टम को बिगाड़ रहा है, किसी संस्कृति को बिगाड़ रहा है, कुछ भी, क्योंकि वो कहता है मेरे को दोस्तों संविधान ने अधिकार दे रखे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, उस पर भी कुछ निलंबन किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। तो एक शब्द आता है दोस्तों निलंबन। तो दोस्तों संविधान में जो मौलिक अधिकार जो व्यक्ति को दिए गए हैं तो उस किसने दिए हैं? संविधान ने दिए हैं दोस्तों। तो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका निलंबन जो है कभी कभी किसी किसी कंडीशन में, वो कैसी कंडीशन में निलंबन किया जा सकता है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन निलंबित जो किया जा सकता है वो राष्ट्रपति, कभी भी कोई परिस्थिति आ जाती है तो हमारे संविधान में जो दिए गए मूल अधिकार उनको निलंबित कर सकता है। शब्द से ध्यान रखिए दोस्तों, निलंबित। अब निलंबित का मतलब होता है, निलंबित तो कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि परमानेंट निलंबित। निलंबन का मतलब आप समझ सही, सस्पेंशन का मतलब होता है 1 2 3 4 प्रोसीजर होगा, बाकी वापस में वैसे ही नॉर्मल स्थितियां हुई तो निलंबन खत्म कर दिया जाता है। अब ऐसे ही बात आती है कि कुछ ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों कि हमारे संविधान निर्माता ने, हमारे संविधान के निर्माण से पहले भी कुछ ऐसे कानून होंगे जो आज के हिसाब से संगत नहीं होंगे, आज के हिसाब से ठीक नहीं होंगे, तो उनको परमानेंट भी खत्म किया जा सकता है। या फ्यूचर में कोई ऐसा कानून आएगा, मैं भी डिस्कस करूंगा कैसे कैसे कानून के साथ हम लोग जी रहे थे हमारे संविधान के निर्माण से पहले, उन संविधानों में कुछ कमियां आएंगी दोस्तों, तो उनको खत्म भी तो किया जा सकता है। तो निलंबन के अलावा बात जो होती है प्रतिबंध की बात आती है, तो प्रतिबंध लगाने का अधिकार भारत के संविधान में जो दिया गया है मौलिक अधिकारों को, वो दिया गया है संसद को, है ना, संसद को दिया गया है। अब देखो दोस्तों, आप सोचेंगे कि संसद को अगर निलंबन करने का अधिकार अगर दे दिया गया है तो संसद तो किसी भी अधिकार को खत्म कर सकती है दोस्तों, हमारे कोई भी अधिकार छीन सकती है, कह सकती है। संसद का मतलब सरकार होता है दोस्तों। सरकार कहेगी कि सरकार का कोई ये नहीं कर सकता, सरकार के कोई
बाहर जाके सरकार के बारे में बुराई नहीं कर सकता, सरकार के लिए आप अपनी प्रत्युत्तर नहीं दे सकते, सरकार के लिए आप आंदोलन नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे हमारे मौलिक अधिकारों को खत्म कर सकती है संसद? नहीं दोस्तों, उसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खूब मंथन करने के बाद एक बात दी दोस्तों कि संविधान का जो रक्षक है, मौलिक अधिकारों का जो रक्षक है दोस्तों, वो रक्षक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब बात करते हैं, अगर किसी भी बंदे का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो क्या वो वाद योग्य है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य है? वाद योग्य का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। तो हाँ, ये वाद योग्य है और ये परिवर्तनीय है, ये इन्फोर्सेबल है, इनको इन्फोर्स किया जा सकता है दोस्तों। और इनको इन्फोर्स करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हम जिस स्टेट में रहते हैं, सबसे पहले हमारी प्रायिकता होती है वहाँ के हाई कोर्ट, वहाँ के उच्च न्यायालय में जाने के लिए। अगर हम उच्च न्यायालय में न जाके हम किसी दूसरे कोर्ट में, या सुप्रीम उच्च न्यायालय से ऊपर जो कोर्ट होता है सर्वोच्च न्यायालय, हम वहां जा सकते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान का जो व्याख्या करता है, संविधान का जो रक्षक है वो कौन है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट है। और मौलिक अधिकारों का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। आप दोनों में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट में जाके अपनी अपील कर सकते हैं, वहां पे आप रिट जाहिर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो डिफरेंट बात है, हम आगे के लेक्चर में कर देंगे। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार से ये जो बेसिक चीजें हैं कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार किनको मिलते हैं, मौलिक अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार कब खत्म किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार का रक्षक कौन होता है, ये सारे क्वेश्चंस मे भी आपके क्लियर हो चुके होंगे छोटी सी इस जो हमारी टॉक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकार तो 12 से 35 तक हैं। तो हमारे संविधान में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मैं केवल हमारा मेन जो काम है वो ये है, इस छोटी छोटी वीडियो के थ्रू आपके पास पहुंचना कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आप उससे अवेयर हो जाएं, और एक वीडियो को देखने के बाद भी आप अगर 1 से 2 क्वेश्चन कहीं पे लगा लेते हैं तो हमारी मेहनत बिल्कुल सफल हो जाती है। आपका 1 या 2 क्वेश्चन अगर ठीक हो जाता है किसी भी एग्जाम में तो हमको हमारी गुरुदक्षिणा मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों कि कितने टाइप से, कितने मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं दोस्तों। तो हमारे संविधान में दोस्तों 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। एक मौलिक अधिकार और दिया गया था, लेकिन वो सब अधिकार था, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, उसको हटा दिया गया, जिसको संपत्ति का अधिकार कहते थे। जो हमारा संपत्ति का अधिकार था पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन जो हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसको हमने पूछा दिया, किसमें हमने 300 कै में उसको जोड़ दिया गया है। अब वो विधिक अधिकार है। बताएंगे कि विधिक अधिकार क्या होते हैं। अभी कई बार लोगों में तो यही होता है कि विधिक अधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकार क्या होते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार मैंने बताया क्या होते हैं। विधिक अधिकार जो होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा हमें दिए गए अधिकार होते हैं, और गवर्नमेंट जब चाहे वो उसको छीन सकती है। कोई पब्लिक नहीं छीन सकती, कोई आपका आसपास का लोग नहीं छीन सकता। जो विधिक अधिकार है संविधान में विधिक रूप से दिए गए, वो आपके अधिकार है, वो एक प्रोसीजर के थ्रू ही छीने जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विधिक अधिकार सरकार छीन सकती है, प्रोसीजर के थ्रू छीन सकती है, वो विधिक अधिकार है। जो मौलिक अधिकार है वो नहीं छीने जा सकते, वो परिवर्तनीय है, वो बाध्य योग्य है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए संरक्षण के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, वो 6 कौन कौन से अधिकार हमारे संविधान में हमको दिए गए हैं, वो संविधान में हमें अधिकार दिए गए हैं। पहला है उसमें समानता का अधिकार, या कहीं पे आपको समता का अधिकार मिलेगा। समता का अधिकार जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक आपको दिया गया होगा। फिर उसके बाद दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार आता है, समता का आता है, फिर आता है मतलब राइट टू फ्रीडम की हमारी जो स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। तो स्वतंत्रता का अधिकार को हम दोस्तों डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो अनुच्छेद है 19 से 22 तक हम लोग डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार को। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शोषण के विरुद्ध। देखो क्या है सारे अधिकार। सबसे पहले कह रहा है कि समता का अधिकार, कैसे समाज का निर्माण करना हमारे जो संविधान निर्माता चाह रहे हैं। समता, समान समाज हो, सारा समान समाज हो। उसके बाद जब समान समाज हो जाएगा तो सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए। किस किस टाइप की होगी स्वतंत्रता, डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों जब हम समान हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, तो हमारा शोषण नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो तीसरे नंबर पे है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो है अनुच्छेद 23 और 24 में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। बहुत बार समता के अधिकार से पूछा गया कि अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, तो 14 से 18 तक है दोस्तों। बहुत बार पूछा गया स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में वर्णित है भाग 3 में, वो किन अनुच्छेदों के बीच है, तो दोस्तों 19 से 22 तक के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 दिए गए दोस्तों, 23 और 24। उसके बाद दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि लोग धार्मिक भी हों, क्योंकि पता है संस्कृति का विकास करने के लिए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना होता है, और उसको मानने के लिए जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर की बात करेंगे। तो स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता
का अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक आपको दिया गया है दोस्तों। उसके बाद दिया गया है संस्कृति और शिक्षा संबंधित, यानी कि अब कोई ऐसे संस्थान होंगे जहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक संस्कृति का या पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी का जो रक्षण पोषण हो सके, उनको बढ़ावा मिल सके दोस्तों, तो वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो 29 और 30 में दिए गए, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अनुच्छेद 32, जिसको कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचारों का मतलब मौलिक अधिकार का जो एक्चुअल में कई बार तो इसी से पूछ लिया जाता है कि बताइए संविधान की आत्मा किसी ने क्या कहा है, तो किसी ने क्या जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं आर्टिकल 32 को आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 को जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, भीमराव अंबेडकर ने इसको बोला है कि संविधान की आत्मा है दोस्तों। क्यों कहा है? क्योंकि ये संविधान का वो पार्ट है जो दिया गया है पब्लिक में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है। मैंने बता ही दिया कि पर्टिकुलर बंदे को, और उस बंदे को अधिकार का अगर कहीं हनन होता है तो दोस्तों उस हनन के लिए अब मैंने बताया भी है आपको कि जो रक्षक है सुप्रीम कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट को के थ्रू आप जा सकते हैं। अपने किसी भी अधिकार का आपका हनन होता है, किसी भी अधिकार किसी स्टेट गवर्नमेंट या किसी व्यक्ति द्वारा छीना जाता है, तो आप अनुच्छेद 32 के थ्रू जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और अपनी बात रख सकते हैं और वहां पे जाके आप अपने अधिकार को पा सकते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 प्रकार के आपको स्वतंत्र जो दिए गए हैं अधिकार, मौलिक अधिकार हैं, वो 6 मैंने आपको बताया। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शिक्षा संबंधी या संस्कृति का अधिकार, उसके बाद असंवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 अधिकार होते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं कि ये अधिकार जो 6 दिए गए हैं, किस टाइप से दिए गए, किस किस अनुच्छेद में दिए गए, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग पहुंचते हैं जो संविधान में 12 से 35 तक आर्टिकल्स हैं दोस्तों। तो संविधान की मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ दोस्तों, वो संविधान में जो वर्णित छोटे छोटे शब्द हैं उनके कीवर्ड्स निकाल के बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से मेरा कुछ भी नहीं है। तो इस लेक्चर को देखते हुए कुछ भी पर्सनल ना लें, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही बात करता हूँ मैं अनुच्छेद 12 की, तो दोस्तों हमारे संविधान में जैसे ही मौलिक अधिकार स्टार्ट होते हैं तो उसमें एक अनुच्छेद दिया गया था जिसमें सबसे ऊपर लिखी जाता है परिभाषा। दोस्तों परिभाषा किन चीजों की परिभाषा दी गई है, और परिभाषा में लिखा गया है दोस्तों स्टेट या राज्य। तो स्टेट और राज्य जैसे ही शब्द आता है तो हम लोगों के दिमाग में एकदम घूम जाता है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य, ये राज्य वो राज्य, यानी कि हमारे 28 और 8 सारे राज्य। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, संविधान इन राज्यों के बारे में ऐसा राज्य ही नहीं। संविधान ने बताया है कि राज्य की डेफिनेशन हम किसको देंगे, राज्य की डेफिनेशन क्या होगी। संविधान ने ये बताया है कि राज्य कौन होंगे। तो दोस्तों क्या बताया है उसमें, संविधान ने बताया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज या उसके बाद बताया है इलेक्ट्रिक बोर्ड्स, ओएनजीसी या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटीज या ईटीसी। कैसे है बताता हूं मैं दोस्तों। जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो हम आर्टिकल 12 में पढ़ते हैं तो उसमें डेफिनेशंस मैंने पहले ही बताया डेफिनेशंस है। तो क्या डेफिनेशन है कि उन लोगों को हम बताएंगे, उन स्टेट की डेफिनेशन का मतलब है कि आने वाले टाइम पे जो कानून बनाएगा किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, चाहे वो कोई कंपनी हो सकती है दोस्तों। देखो अब आपको बता दूं, जैसे इन्होंने रखा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट क्या होगी, वो भी एक कानून बनाएगी। एक कंपनी क्या होगी दोस्तों, है तो वो भी एक सिस्टम ही। गवर्नमेंट क्या होती है, एक सिस्टम को चलाने के लिए पूरा, कि ये काम इसको अलॉट किया जाए, ये काम इसको दिया जाए, ये काम इसको दिया जाए। कुछ के अधिकार होंगे, कुछ के अधिकार नहीं होंगे, छोटे लोग होंगे, बड़े लोग, यानी कि पूरा एक सिस्टम, पूरा एक कानून होगा उनका। तो उन कानून, यानी कानून कौन कौन बना सकता है, उन स्टेट। ऐसा नहीं है कि स्टेट में केवल राज्य की बात करी गई। जैसे अब मैं एक छोटी सी बात कर दूं, जैसे हम गाँव की तरफ जाके बात करते हैं तो गाँव में मुखिया लोग होते हैं दोस्तों। तो मुखिया यानी कि लोकल बॉडीज, पंचायतें, ग्राम पंचायतें, ब्लॉक, उसके ऊपर जिला, उसके ऊपर मंडल और उसके ऊपर प्रदेश, ऐसे ऐसे छोटे सबके बारे में परिभाषा दे दी गई है। मैंने कुछ शब्द लिखे हैं बस। अगर आप संविधान की मूल प्रति या संविधान के किसी एक बुक को देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें डिटेल दे रखी हैं। तो मैं आपको केवल एक समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो स्टेट है या जो सरकार है वो एक सिस्टम की बात करी गई है, चाहे वो कंपनी। अब जैसे देखो मैं बात करूं कैसे, जो मैंने लिखा इलेक्ट्रिक बोर्ड। इलेक्ट्रिक बोर्ड का मतलब क्या है, देखो हम जब बिजली की बात करते हैं, बिजली को हम खरीदते हैं, लोगों अपना कनेक्शन कराते हैं, उसका बिल देते हैं। अगर ये कानून ना बनाए, सपोज दैट ये कोई कानून ना बनाए, कैसे कानून कि भाई आप चोरी नहीं करोगे बिजली की, तो क्या होगा, हर एक बंदा जाके तार में कटवा डाल देगा और हो जाएगा काम, बिजली वालों को तो नुकसान ही हो जाएगा। तो इनके लिए भी कानून है। अब आप कहने लगो नहीं नहीं हमें तो संविधान में दिया गया, हमारे अधिकारों को तो तुम नहीं हनन कर सकते। तो इनकी वजह से, इन छोटी छोटी चीजों की। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट की, अगर किसी हवाई अड्डे की बात करूं, हवाई अड्डे के आसपास किसी का घर हुआ तो वहां का एक कानून होता है दोस्तों। उस कानून के आसपास आप 3 मंजिल या 2 मंजिल से ज्यादा मकान नहीं बना सकते, क्योंकि जब कोई पायलट लैंड करेगा, पता चला आपने 5 मंजिल बना दी, तो जो पायलट है उसको तो दिखाई नहीं देगा कि कहां उतारूं, और क्रैश हो सकता है, परेशानियां हो सकती हैं। या पायलट आप अपने 5 मंजिल के मकान से रख के एक स्नाइपर बंदूक लेके वहां गोली भी मार सकते, तो उनका पूरा कानून है। क्यों, तो वो भी एक
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी एक स्टेट है, स्टेट की डेफिनेशन यानी कि उसी में आ जाती है। तो मैं ये सारी चीज़ों के साथ, परिभाषाओं के साथ, जो अनुच्छेद 12 में दिया गया कि पूरे संविधान यानी कि पूरे भारत में क्या क्या स्टेट होगा उसके बारे में डिटेल दे रखा है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अल्पीकरण। जो अनुच्छेद 13 है उसमें दे रखा है अल्पीकरण या डेरोगेशन। डेरोगेशन क्या होता है, अल्पीकरण क्या होता है, अब आपको समझ में आ जाएगा। जो संविधान के अनुच्छेद 12 में जो स्टेट दिया है ना, तो उस स्टेट में क्या किया गया, अल्पीकरण। अल्पीकरण किसका अल्पीकरण, जो संविधान के असंगत होगा। संविधान में जो वर्णित अधिकार हैं, ये संविधान में वर्णित जो भी चीज है उसके स्पेशली ये दिया, तो स्पेशली संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए गया है दोस्तों। तो मौलिक अधिकारों में हमारे संविधान में दी गई जो भी चीज असंगत है, उन असंगत चीजों को, या कोई कानून बनाया गया, सपोज दैट कोई कानून बनाया गया वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है दोस्तों, तो उसको असंगत मान लिया जाएगा, उसको कानून नहीं बनने दिया जाएगा। किसके कारण, आर्टिकल 13 के कारण, क्योंकि ये अल्पीकरण कहता है, ये कहता है कि संविधान के असंगत जो भी चीज होगी, और संविधान के असंगत का मतलब होता है, संविधान में ना उपलब्ध होने का मतलब होता है कि मौलिक अधिकारों का हनन या मौलिक अधिकारों को छीनना, या जो दी गई हमारी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का अल्पीकरण। तो ये अल्पीकरण का सिस्टम क्या कहता है। अब मैं इसके उस टाइम पे भी हुआ क्या, उस टाइम पे भी बड़ा विवाद हुआ संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर के बीच। क्या विवाद हुआ, उस विवाद के बाद वो लोग एक सिचुएशन में पहुंचे, और क्योंकि बुद्धिजीवी थे दोस्तों, उनको सब पता था, वो बहुत भविष्य का भी देख रहे थे, और भूतकाल से तो वो देख के ही आ रहे थे ब्रिटिशर्स से, तो उन्होंने मेहनत करके संविधान बनाने तक वो लोग पहुंच चुके थे, और प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो उसको भी जानते थे। तो दोस्तों उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो, जब हम संविधान में आर्टिकल 13 ला रहे हैं तो 13 लाने का एक कारण है। क्या कारण है कि संविधान से पहले जो कानून चल रहे होंगे, कुछ कानून संविधान से पहले भी तो चल रहे होंगे। 1937 का कानून है, जैसे शरिया कानून है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट लॉ है, और बहुत सारे कानून हैं कि संविधान से पहले यानी कि प्री संविधान से जो भी कानून है वो चलते रहेंगे, डिक्टो चलते रहेंगे। बशर्त क्या होगी कि उसमें किसी भी मूल अधिकार का कोई हनन ना हो रहा हो, या मूल अधिकार का असंगत ना हो। आप देखेंगे बहुत बड़ा डिबेट हुआ, अभी आप देखेंगे ऐसे ही एक सरिया लो है जिसमें अभी 3 तलाक का आपने नाम सुना होगा दोस्तों। तो 3 तलाक में क्या सिस्टम था दोस्तों, कितनी बड़ी कुरीति थी, हमारे 1937 से चल रहा था। कितनी बड़ी कुरीति थी, इतनी बड़ी कुरीति थी दोस्तों, कोई भी आदमी अगर फोन या सोशल मीडिया के हिसाब से या अपने ससुराल में चित्र मतलब पत्र लिख के या किसी भी माध्यम से उसके पास बिना जाए बोल दे तलाक तलाक तलाक, तो उसका तलाक हो जाता था। तो अब सिस्टम क्या है कि वो एक कुरीति थी। हमारा आर्टिकल 21 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 21 कहता है कि स्वतंत्र जीने का अधिकार है। अब जीने का अधिकार, और उसके बाद ही हमारे यहाँ आर्टिकल में लिखा हुआ, कुछ आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ लिंग के हिसाब से किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों 3 तलाक केवल महिलाओं पे लागू होता था दोस्तों, पुरुष 3 बार तलाक बोल दे तो तलाक हो जाता था, उसकी जिंदगी बेकार हो जाती थी दोस्तों, दर दर मारती फिरती थी। और वही सुविधा हमारे संविधान में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 13 के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि मूल संविधान को का हनन ना होना चाहिए, और उसी संविधान में क्या लिखा हुआ, क्या है दोस्तों, महिला नहीं दे सकती थी। तो क्या कितनी बड़ी कुरीति थी। तो आप लोग क्या चाहेंगे दोस्तों, नहीं होना चाहिए था वो खत्म। तो ऐसा नहीं है कि 3 तलाक खत्म कर दिया गया दोस्तों, शरीयत में 3 कानून है, 3 तरह से तलाक दिया गया है, तलाक हसन, तलाक एहसन और तलाक बिद्दत। तो केवल तलाक बिद्दत को खत्म किया गया है दोस्तों, 3 तलाक को खत्म नहीं किया गया। अब दोस्तों हुआ क्या, इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस सिचुएशन में जैसे ही देखा गया तो तभी तक सायरा बानो केस आपने सुना होगा, बहुत फेमस था। सायरा बानो केस आ जाता है, सायरा बानो सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है कि मुझे तो स्वतंत्र जीने का अधिकार नहीं, मेरे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेरे साथ तो मैं महिला हूं, मैं तो नहीं दे सकती तलाक, वो दे सकता है, उनने मुझे तलाक दिया। जैसे भी जो भी माध्यम पूरा रहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना, और सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब दे सकता था, सुप्रीम कोर्ट क्या है, संविधान में रक्षक है दोस्तों। तो उसने क्या जवाब दिया कि भाई देखो ऐसा नहीं हो सकता, संविधान के थ्रू इस वाले पूरे तलाक की बिद्दत को खत्म कर दिया जाए। क्यों खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हमारे सब अनुच्छेद जो 13 में लिखा हुआ है कि संविधान से पहले जो भी कानून चलता हुआ वो चलता रहेगा, लेकिन आने वाले टाइम में उसमें अगर वो समाज को मौलिक अधिकारों का हनन करता है या मौलिक अधिकार का किसी का वो छू के जाता है तो उसको कम कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाए। ऐसे ही दोस्तों इसी के साथ साथ उसने क्या लिखा है 13 में, उसने ये भी लिखा है कि पोस्ट मतलब बाद में, अगर संविधान हमारा बन चुका, संविधान लागू हो चुका, उसके बाद कोई सरकार आती है दोस्तों, और सरकार कहती है, सरकार आ जाती है, संसद में बैठ जाती है, और सरकार ही कानून बनाती है, संसद ही कानून बनाती है। वो दोस्तों कोई ऐसा कानून बना दे, वो उसने कानून बना दिया कि कोई सरकार का विरोध नहीं करेगा, भाई काहे नहीं करेगा, वो कह देगा कि हम अब किसी भी लोग को आरक्षण नहीं देंगे, भाई क्यों नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, क्यों,
अगर वो कोई ऐसा कानून बनाएगा तब भी वो क्या होगा, बनाने से पहले क्या देखेगा दोस्तों कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। कोई भी मौलिक अधिकार अगर छू के जाता है आर्टिकल 13 को, आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि कोई भी कानून अगर आर्टिकल 13 को छू के जाता है, आर्टिकल 13 में दी हुई जो पूरा प्रोसीजर है उसको छू के जाता है, तो वो कानून क्या होगा, शून्य समझा जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं समझ गए होंगे। हालांकि इसमें कुछ छूटें भी दी गई हैं, छूटें हम पढ़ेंगे कैसे, उनको थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, कैसे दिया गया है वो बात करेंगे। लेकिन आर्टिकल 13 क्या कहता है, अल्पीकरण की बात करता है। किस अल्पीकरण की, जो संविधान में दी गई जो चीजें हैं वो असंगत नहीं होनी चाहिए, मूल अधिकार को प्रायोरिटी पे रखा गया। आज तक यही चलता है दोस्तों, संविधान में कोई कानून बनता है और वो कानून हमारे कोई भी ये प्रूफ कर दे, क्योंकि कोर्ट है, वही कोर्ट में जाके तो प्रूफ करना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम किसी को प्रूफ कर पाए तो समझ लो तुम्हारी बात सुप्रीम कोर्ट मान लेगा, अगर प्रूफ नहीं कर पाए तो नहीं मानेगा, उसकी बात उस पर छोड़ दीजिए दोस्तों। तो क्योंकि बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर मान लो कोई ऐसा कानून बन भी गया, मान लो 3 तलाक की बात है, 3 तलाक अगर पास हो भी गया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जज हैं, जो इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, हमसे तो ज्यादा ही कानून के ज्ञाता है, कितने कितने सालों से उन्होंने कानून पढ़ा है, तो वो लोग तो खुद ही खत्म कर देते, खुद ही चीजों को ले लेते। लेकिन चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 13 के बाद जो आर्टिकल आता है 14, यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है दोस्तों। तो 14 नंबर का जो आर्टिकल है दोस्तों, वो क्या कहता है, वो कहता है विधि के समक्ष समानता, या विधि के समक्ष समानता। इसमें 2 चीजें लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस यूपीएससी में स्पेशली इससे पूछा जाता है दोस्तों, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें लिखा हुआ है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता की जो बात करी गई है दोस्तों, ये बात करी गई है एवी डाइसी, कई बार पूछा गया है, यूपीएससी ने पूछा है एवी डाइसी का जो सिद्धांत है वो किस थ्योरी पे है, रूल ऑफ लॉ किस सिस्टम पे है। तो दोस्तों उसने क्या कहा है, कानून के समक्ष समानता, या कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये शब्द आप ध्यान रखिए दोस्तों, इक्वलिटी बिफोर लॉ। बिफोर का मतलब पीछे नहीं है दोस्तों, आपने देखा भी होगा हमारे कानून में जब हम सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जाते हैं तो हमारे जो कानून की जो देवी होती है उसके आगे पट्टी बंधी होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि बिफोर लॉ, भाई वो तो समता है सबके लिए, कोई भी आगे खड़ा हुआ हमें नहीं दिख रहा, वो इसलिए नहीं कि अंधा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि वो तो वैसे ही अंधा है, वो अंधा नहीं है, उसका मतलब है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि हम जो हमारे सामने बैठा खड़ा हुआ जो भी अपराधी है या बिना अपराधी है, हम उसको नहीं देख रहे हैं, हम उसको देख के रूल नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि हमारे लिए सब समान है। तो पहला एक सिस्टम है, कई बार पूछा गया कि सिद्धांत पे संविधान के अनुच्छेद 14 में जो दिया गया है वो है एवी डाइसी, एक कानून ज्ञाता थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया है इक्वलिटी बिफोर लॉ। और ये सिद्धांत दोस्तों यूके में यानी कि ब्रिटेन में लागू होता है, ब्रिटेन से में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दूं, इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी कुछ लोग यूएसए वाले लोग जो है वो मानना उसके हिसाब से इसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अब छोटी सी बात दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल दे दूं। मान लो हम ट्रेन में जाते हैं, और ट्रेन में हम जब जाते हैं, हम बस में हम जाते हैं, तो एक आदमी का टिकट होता है फुल, और उसी के थ्रू एक छोटा बच्चा होता है, उसका टिकट होता है आधा। तो दोस्तों वो तो कोर्ट में जाके खड़ा हो जाएगा कि समानता कहां रह गई भाई, इक्वलिटी बिफोर लॉ कहां हो गया, इसे क्या पता है सामने बच्चा खड़ा है कि कौन खड़ा है। तो अब ये तो सही नहीं है सिस्टम। तो इसी सिस्टम को देखते हुए इसको भी हमारे संविधान में जगह दी गई, लेकिन हमारे यहाँ जो दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है विधि के समक्ष संरक्षण, या विधि में समान संरक्षण, या क्या रखा, इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ, इक्वलिटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि जो हमारा नियम है, जो हमारा कानून है, वो सबके लिए समान संरक्षण की बात करता है। अब हम बात नहीं कर रहे हैं समान संरक्षण की बात कर रहे हैं, वो हम कंडीशन पे डिपेंड करेंगे दोस्तों। तो यूएसए में जो चलता है दोस्तों, अमेरिका में जो चलता है, वो चलता है कानून का या विधि का समान संरक्षण, या इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें भी थोड़ी बात तो हो सकती है, क्योंकि इसमें भी क्लासिफिकेशन तो हमें करना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं, यहीं अगर कुछ बच्चे कुछ संविधान के ज्ञाता या तुम्हारे बाकी लोग, आप लोग देख रहे हैं, आपके बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कहां पे ये प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समान संरक्षण करते हैं विधि का। राष्ट्रपति को तो अगर राष्ट्रपति मर्डर भी कर दे तो उस पर तो केस नहीं चलाते दोस्तों, या राज्यपाल अगर मर्डर कर दे तो उस पर तो केस नहीं चलाते दोस्तों, या पर्टिकुलर कोई एक ऐसा कंडीशन आ जाए जहां पे तो उस पर कुछ केसों पे हमारे यहाँ क्लासिफिकेशन तो करना पड़ेगा दोस्तों, चीजों को थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट तो करना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो यूएसए से हमारे यहाँ संविधान में लिए भी गए हैं। तो अब इस पे बात आई दोस्तों, तो इसमें फिर से एक बार बवाल हुआ संविधान सभा में, और फिर से लोग लड़ गए। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो भीमराव अंबेडकर थे और राजेंद्र प्रसाद, दोनों में आपस में जो बहस हुई, और बहस होने के बाद एक सॉल्यूशन पे पहुंचे। उन्होंने सॉल्यूशन क्या दिया, उन्होंने पहले सॉल्यूशन को डिस्कस किया कि देखो मान लो हमने
राष्ट्रपति पे कोई उस पहली बात तो दीवानी का तो कोई आप लगा ही नहीं सकते। राष्ट्रपति पे दीवानी का कोई भी चार्ज आप लगा सकते हैं, यानी कि पैसे का या फिर फाइन लगा सकते हैं, लेकिन फौजदारी का कोई भी केस आप राष्ट्रपति और राज्यपाल पे नहीं लगा सकते थे। तो दोस्तों क्यों नहीं लगा सकते थे, उस टाइम की बात बताता हूं, जब बात चल रही होगी तो क्यों नहीं लगा सकते थे, क्योंकि संविधान में तो आर्टिकल 71 दे रखा है, भाई दे दीजिए, चला दीजिए पूरा प्रोसीजर। राष्ट्रपति बन गया, राष्ट्रपति पे 10 साल तक केस चला, उसके बाद 20 साल की उसको सजा हो गई है, और 20 साल की सजा होने के बाद एक अंतिम पड़ाव क्या आता है कि संविधान में हमारे किसको, राष्ट्रपति को दे रखा है कि वो माफ कर सकता है, और वो कह देगा एक साइन करके कि मैं अपने सारे ही नियम जो काम मेरे ऊपर लगे हुए जो दाग हैं वो सारे ही माफ करता हूं और मैं तो माफी देता हूं, तो छूट जाएगा दोस्तों। तो उससे फायदा क्या हो जाएगा, इस पूरे प्रोसेस 10 साल तक केस चलेगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति खुद ही एक साइन कर देगा और माफ कर देगा, जो हमारी दी गई जो भी हमें पनिशमेंट दिया है उसको माफ कर सकता है, क्योंकि उसके पास शक्ति है। ऐसे राज्यपाल के पास 162 के थ्रू शक्ति है। तो दोस्तों इन लोगों ने, बुद्धिजीवी ने, कितना अच्छे लोग थे ये लोग, इन लोगों ने बीच का रास्ता निकाला कि भाई फौजदारी का मुकदमा तब तक नहीं चला सकते हो जब तक वो पद पे बना रहेगा, लेकिन जैसे ही पद पे बना रहेगा तुरंत पकड़ के डाल दो जेल में, भैया डाल सकते हैं जेल में। ये लिखा हुआ है स्पेशली कि राष्ट्रपति, यानी कि संविधान कैसा है, देखो संविधान में सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इन सबको नहीं बख्शा गया है, इन सबको समान संरक्षण की बात कर रहे हैं, समान संरक्षण दिया गया है, लेकिन वो कंडीशन उन्होंने लगा दी क्योंकि वो चाहते थे कि सामंजस्य बिठाए। कितने बुद्धिजीवी लोग होंगे दोस्तों। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 14 जो बताता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कोई गरीब अमीर ऊंचा नीचा कोई भी होगा, उसके लिए विधिक जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी, मौलिक सुविधाएं दी जाएंगी जो भी विधि से जो उसको प्रोवाइड हो सकती हैं उस टाइम पे। मान लो कोई केस होता है और उसके पास अपना वकील करने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता है, तो उस जो कोर्ट है, जो भी वो न्यायालय है, उस न्यायालय का दायित्व बनेगा कि वो उसको एक अपना कानूनी विशेषज्ञ उसके साथ प्रोवाइड कराए दोस्तों। तो कानून ऐसा ही बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 15 की, और जैसे ही आर्टिकल 15 की बात करता हूँ दोस्तों तो आरक्षण जैसा कुछ चीज़ें आपको झलकनी स्टार्ट हो जाएंगी जो हमारे पूरी इंडिया में बहुत हॉट टॉपिक होता है, क्योंकि जैसे ही आरक्षण की बात आती है तो समाज दो तबकों में बढ़ जाता है, दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक जिनको मिलता है वो और एक जिनको नहीं मिलता है वो हमारे बहस का यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है। किसी अगले दिन हम अगली वीडियो में आरक्षण के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों ये क्या कहता है कि सरकार या पब्लिक, आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है, सरकार या पब्लिक किसी भी तरह से धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आपको आपके साथ भेदभाव नहीं करेगी। क्या कहता है, धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के पे आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। भेदभाव नहीं करने का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे वंश की बात करते हैं दोस्तों, बताता हूं भेदभाव कैसा दोस्तों। तो भेदभाव की बात करेंगे, जब 1857 की क्रांति हुई तो आप देखोगे महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश के नीचे वाला इलाका था, महाराष्ट्र वाला जो इलाका था, जो सिंधिया थे, उन सिंधियों ने लोगों ने, या फिर जो हैदराबाद की बात करते हैं वहाँ के जो कुछ मुस्लिम लोग थे उन लोगों ने, या जो जूनागढ़ के जो बहुत अच्छे अच्छे व्यापारी लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उन लोगों ने क्या काम किया, अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों को पैसे दिए, अंग्रेजों को हथियार दिए कि तुम भारतीयों को मार दिया जाए। तो क्या वास्तव में उनके साथ आज की डेट में डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए वंश के आधार पे? कि आज ज्योतिराज सिंधिया आप देख लीजिए, पहले कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में आ गई है, पता नहीं बाद में कहाँ जाएंगी। तो क्या वास्तव में उनके हिसाब से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो जाति के हिसाब से कि तुम इस जाति को, तुम्हें समान नहीं रखा जाएगा, या तुम्हारे साथ भेदभाव किया जाएगा, तो या तुम पर्टिकुलर स्थान से आते हो, तुम्हारे साथ भेदभाव किया जाएगा। तो संविधान में इन 5 चीज़ों के हिसाब से दिया गया है कि ना तो सरकार और ना ही कोई पब्लिक आपके साथ भेदभाव कर सकती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कई बार। लेकिन अब मैं बात करता हूं दोस्तों, यहीं से छोटी सी सुगबुगाहट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम कुछ काम, जैसे कुछ अदर काम की बात करते हैं, कुछ भारी कार्य होते हैं, कुछ भारी कार्य, वेट उठाने वाला कार्य होता है, लेबर का कार्य होता है, तो वहाँ पे दोस्तों महिलाओं को थोड़ा पीछे रखा जाता है, महिलाओं को, यानी कि लिंग। तो आप कहोगे कि ये तो लिंग के हिसाब से लिंग भेदभाव हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। अब मान लो जैसे आर्मी में भी कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे मान लो अभी की डेट की बात कर लो, चाइना से हमारी लड़ाई चल रही है, और हम चाइना से लड़ाई चल रही है तो हम क्या वहां पे चाइना की बॉर्डर पे जाके 50 पुरुष और 50 महिलाओं को खड़ा कर सकते हैं? दोस्तों हार जाएंगे, क्योंकि हमारे समाज और बाकी बायोलॉजिकली तरीके से हम देखें तो जो महिलाएं होती हैं थोड़ी सी हम पुरुष के हिसाब से कमजोर होती हैं, और मानसिक रूप से भी थोड़ी सी, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि खराब होती है, उन लोगों की वजह से ही बाकी लोग सब बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको पीछे रखा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे जरूरत होती है भारी बंदे की, वहां पे जरूरत होती है तुरंत डिसीजन लेने की, वहां पे ममता या ऐसी चीजों को दिखाने की, इमोशंस दिखाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए दोस्तों क्या हुआ, हमारे संविधान में पॉजिटिव रूप से
पॉजिटिव रूप से क्या किया गया, डिस्क्रिमिनेशन की शब्द की बात करेगी। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है दोस्तों, महिलाओं को, मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको नौकरी करने के लिए अब आप 12 की समान अधिकार है भी तुझे, तो तेरे साथ तो भेदभाव नहीं होना। अगर पुरुष काम कर रहा है तो महिला को भी काम करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है दोस्तों, 9 महीने में उसकी कंडीशंस क्या होती है, 8 महीने में उसकी कंडीशंस क्या होती है, तो वहां पे उनको अधिकार थोड़ा सा उसको वेटेज दिया गया। तो वो क्या किस लिए दिया गया, ताकि पॉजिटिव दिया गया, ताकि वो अगर उसकी, ऐसे तो उसकी नौकरी छूट जाएगी 2 से 3 महीने में, तो दोस्तों नौकरी छूट जाएगी तो वो पीछे चली जाएगी, वो पुरुष से पीछे, जहां हम कोशिश कर रहे हैं उसको साथ लाने की। ठीक है, तो पॉजिटिव वे में उसको डिस्क्रिमिनेशन की बात करी गई। और यहां से जैसे डिस्क्रिमिनेशन की बात करता हूं दोस्तों, तो आरक्षण जैसी कुछ चीजें आपको नजर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब हम दोस्तों पहुंच चुके हैं जो अनुच्छेद 15 है, उसके बाद हम लोग दोस्त पढ़ेंगे अनुच्छेद 16। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनुच्छेद 16 कई बार सवाल पूछा जाता है और यहां से मेन उदय होता है आरक्षण का। और यहां से हर एक बंदा इस आर्टिकल को लेके मैदान में कूद जाता है और आरक्षण की बात करता है दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें दिया गया है लोक नियोजन के प्रति समानता, यानी कि लोक नियोजन का मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो सरकारी नौकरियां हैं, जो सरकारी उद्यम्स हैं, सरकारी चीजों में दिए गए जो समानताएं हैं, वहां पे क्या दिया जाएगा, वहां लोक नियोजन के थ्रू जो भी आपको मिलने वाली नौकरी है उनमें समानता दी जाएगी। वहां आपके साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा अगर करने लगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाने वाला है, तो आप लोग जानते हैं कि समाज में कुछ तबके क्या होते हैं दोस्तों। समाज में ऐसे तो नहीं है सारे तबके ये होते हैं, समाज में 1-2 तबका ऐसे होता है, एक ऐसे होता है दोस्तों। तो कुछ तबके क्या होते हैं, कुछ तबके छोटे होते हैं दोस्तों, कुछ नीचेले होते हैं, चाहे वो भाषा के हिसाब से हो, चाहे वो किसी दूसरी व्यवस्था के हिसाब से, वो नीचे रह जाते हैं दोस्तों। तो उनको हमारे संविधान में जो आरक्षण है दोस्तों, वो केवल पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की, कि पॉजिटिव, हम आरक्षण कभी भी दोस्तों ये नहीं कहता कि जो लोग यहां हैं इन्हें नीचे लेके आ जाओ, कभी आरक्षण नहीं कहता। आरक्षण हमेशा ऊपर उठाने की बात करता है। भाई तुम तो ऊपर हो, जिनको आरक्षण मिल रहा है वो तो ऊपर है, तुम तो ऊपर चले जाओ, और लेकिन जो लोग बेचारे नीचे हैं, हम इनको ऊपर लेके आ रहे हैं, वो आरक्षण है दोस्तों। अब ये तो डिबेट का विषय है, क्यों आरक्षण है, कैसे आरक्षण है, आप लोगों की राय अलग अलग होंगी। क्योंकि मैं बता दूं, चाहे कानून हो, चाहे मैं स्वयं हूं, या फिर कोई भी अच्छा कानून का ज्ञाता टीचर हो, आरक्षण जिनको मिल रहा है दोस्तों, वो उसको खत्म करने की बात नहीं करते, और जिनको नहीं मिल रहा है वो उसको खत्म करने की बात करते हैं। तो दोनों में एकदम अलग आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो खत्म करने की बात करते हैं वो किसी की कानून को नहीं सुनते, वो किसी के नियम को नहीं सुनेंगे। उनको बस सिर्फ यही है कि कोई कानून, कोई नियम नहीं है, केवल यह है कि आरक्षण हमें बर्बाद कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो बुद्धिजीवी हैं, अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही इस आरक्षण को निपटा देता। और आप तो जानते ही हैं दोस्तों, ये इतने बड़े बड़े ज्ञाता जो हैं, अभी देखो अगर हम संसद भवन की बात करें, तो स्वयं मोदी जी ने उसको आरक्षण को 2020 से बढ़ा के 2030 तक ले गए हैं। ऐसे ही मनमोहन सिंह आए थे तो वो भी ले गए थे। ऐसे ही मैं बात करूं दोस्तों, 2050 तक तो खत्म नहीं होने का दोस्तों, आरक्षण बिल्कुल खत्म नहीं होने का। क्योंकि आरक्षण खत्म होने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा जो पार्ट है, मान लो पार्टी का सिस्टम की बात करूं, इलेक्शन भी जीतना होता है। अगर किसी सरकार ने आके इलेक्शन मतलब आरक्षण खत्म कर दिया तो वो डेफिनेटली हार जाएगी। तो इसलिए ये बहुत हॉट टॉपिक है, इसको कोई टच नहीं करता। लेकिन हम एक बुद्धिजीवी होने के नाते दोस्तों, हम एक पढ़े लिखे होने के नाते, हम एक समाज को चलाने के नाते, हम एक समाज को अच्छा रास्ता देने के नाते, पथ प्रदर्शक बनने के नाते, हम उस पर चल के अपने भारत को आगे ले जाने के नाते हम सोच सकते हैं कि क्या वास्तव में जो डिस्क्रिमिनेशन है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसे देखो दोस्तों, कुछ चीजें क्या थी पता है आपको, मैं बता दूं। केरल की बात करता हूं दोस्तों। केरल में एक ऐसा कानून था, जो कानून दोस्तों था मूलाकर्म करके एक कानून था दोस्तों, केरल में चलता था। पता है दोस्तों कितना गंदा कानून था, कितना कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता था दोस्तों। उसमें क्या होता था, जो महिलाएं होती थी, महिलाओं को अपने स्तन को यहाँ से ढक के नहीं रहना पड़ता, खुले होकर रहना पड़ता था। और दोस्तों स्तन को खुले रख के, अब देखो हमारे संविधान में, अब देखो आप भी जानते हो कि मोर होता है दोस्तों, ऊपर से कितना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब वो अपने पैर देखता है तो वो रोने लगता है दोस्तों, क्योंकि पैर उसके खराब। तो हमारे संविधान और हमारे उस संविधान से पहले भी बहुत सारे खराब नियम थे दोस्तों। नियम का सिस्टम। अब दोस्तों क्या होता था पता है, और उसके बाद भी उस जो मलाक्रम एक कानून था केरल का, उसके बाद भी क्या था दोस्तों, उसके बाद भी उस पर टैक्स लगाया जाता था। और टैक्स क्या लगाया जाता था, जिसके स्तन जितने बड़े होंगे उस पर उतना ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। ऐसी सुविधाएं, कितना बेकार कानून था दोस्तों। जरा सोचिए क्या वास्तव में उन चीजों उनको आगे लाना और उस तबके को आगे ले जाना, आरक्षण अगर उन लोगों को दिया जाए कि क्या वास्तव में ऐसे कानून के थ्रू जीने वाले लोगों को क्या आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्या उनको मेन स्ट्रीम लाइन में नहीं देना चाहिए। पॉजिटिव वे में सोचिए दोस्तों, देना चाहिए। और दोस्तों वो जो लोक नियोजन में जो समानता है, अपॉर्चुनिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी या इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो सिस्टम दिया जाएगा, वो दोस्तों
किसी किसी पॉजिटिव वे में किन किन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनाइज किया जा सकता है, किन किन लोगों को मिल सकता है। तो दोस्तों जाति के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, और कहीं कहीं पे स्थान के हिसाब से। स्थान का जिक्र मैंने आपसे कर लिया, जाति के हिसाब से बात करता हूं दोस्तों। मैं तो कहता हूं दोस्तों, अगर उन बुद्धिजीवी लोगों से पूछिए जो लोग कहते हैं कि आरक्षण एक गलत चीज़ है। दोस्तों मैं तो आरक्षण की बात करता हूं, मैं तो ये कहता हूं आरक्षण खत्म ना करते हुए आप लोग जाइए और धर्म को ही खत्म कर दीजिए, जाति को खत्म कर दीजिए दोस्तों। धर्म रहने दीजिए, जाति को खत्म कर दीजिए। जैसे ही, लेकिन वो लोग क्या कहेंगे पता है, फिर वो लोग ये कहेंगे नहीं जाति नहीं, जाति रहनी चाहिए, आरक्षण खत्म कर दो, आरक्षण रहना चाहिए। भाई साहब आरक्षण किस लिए मिलता है? आरक्षण मिलता है जाति के लिए। क्यों अपने नाम के पीछे दुनिया भर की चीजें लगा के फिरते हो? आरक्षण ही खत्म करना है तो जाति खत्म कर दो ना, सारा लोचका ही खत्म हो जाएगा। अरे सब एक जाति के हो जाएंगे, सब एक सिस्टम हो जाएंगे, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दोस्तों जो ये बुद्धिजीवी लोग हैं, जो आजकल को समाज को चलाने वाले लोग हैं, इस पे भी राजी नहीं होंगे। तो हमारे यहाँ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन धर्म के हिसाब से नहीं होता दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जो लोक नियोजन में जो जिन लोगों को आरक्षण दिया जाता है, लोक नियोजन के लिए जिन लोगों को आरक्षण दिया जाता है, वो 3 टाइप से आरक्षण दिया जाता है। सबसे पहले जाति के हिसाब से आरक्षण दिया जाता है, दूसरे नंबर पर लिंग के हिसाब से, और तीसरे नंबर पर स्थान के हिसाब से। जैसे स्थान पर देखो, आरक्षण की एक छोटी सी बात, अभी अगर पुलिस में या किसी डिफेंस में कोई वैकेंसी निकलती है दोस्तों, तो वहां जब वैकेंसी निकलती है तो वहां स्पेशली लिखा जाता है कि मेन लोगों के लिए या मेन भारत के लोगों के लिए तो जो ऊंचाई चाहिए, जो चेस्ट की मोटाई चाहिए, या चेस्ट का फुलाव चाहिए, या जो भी छोटी छोटी चीजें जो फिजिकली रूप पे चाहिए होती हैं, वो 168 सेंटीमीटर चाहिए होती है। लेकिन पूर्वोत्तर लोगों के लिए, पूर्वोत्तर राज्य से जो भी लोग आते हैं उनके लिए छूट दी जाती है। तो दोस्तों ये आरक्षण इसी लोक नियोजन में ही छूट दी जा रही है दोस्तों। किन लोगों को दी जा रही है? स्थान के हिसाब से। क्यों? क्योंकि पूर्वोत्तर जो इलाका है वो दोस्तों अभी मेन स्ट्रीम लाइन में नहीं आ पाया है। ऐसी महिलाओं की बात की जाती है दोस्तों, तो महिलाएं आप किसी भी नियोजन में देखिए, सरकार की किसी भी नौकरी में देखिए, महिलाओं को अभी बराबरता का सिस्टम नहीं मिल पाया है दोस्तों। तो पॉजिटिव केवल क्या, किस लिए? ऐसा नहीं है कि पुरुषों को खत्म कर दिया कि केवल महिलाएं भरेंगी। भैया महिलाओं को केवल इसलिए दिया गया है क्योंकि वो पीछे है, स्ट्रीम लाइन से नीचे रह चुकी हैं, और पुरुष तो ऊपर है। आरक्षण कभी नहीं कहता है कि आप ऊपर वाले आदमी को नीचे लेके आ जाइए। वो कहता है कि ऊपर वाले तो जाओ भाई, तुम तो ऊपर जाओ, लेकिन जो नीचे वाले हैं उनको हम ऊपर लेके आएंगे। तो दोस्तों ये पूरा अनुच्छेद लोक नियोजन वाला सिस्टम है आरक्षण की। तो आपका झलक आपको 2 अनुच्छेद में मिली, 15 में और 16 में। तो उसके बाद दोस्तों यहां से आगे हम जाते हैं, आर्टिकल नंबर आता है 17 जो कहता है अस्पृश्यता का अंत या एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता क्या होती है दोस्तों? देखो अब इससे पहले अस्पृश्यता को आज के टाइम पे समझाना बड़ा मुश्किल हो गया था दोस्तों, इसको समझाने के लिए, क्योंकि अब देखने को मिलती नहीं है भारत में। अब तो लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर एक हमारा प्रतिद्वंदी चाइना से एक ऐसी बीमारी आई दोस्तों जिसका नाम हुआ कोरोना, और बहुत अच्छा देखा गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ अस्पृश्यता का। क्यों अस्पृश्यता है दोस्तों? तो लोग क्या कहते हैं, दूर भाग भाई, तेरे पास नहीं आना क्योंकि तेरे को तो कोरोना हो रहा है। ठीक है, तो अस्पृश्यता का मतलब होता है अलग अलग। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा नहीं है, तो मजाक का पार्ट था। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि कोई ऐसी डिजीज होती है उसको जो कम्युनल है, ये किसी से फैल सकती है, तो आप उसको दूर कर सकते हैं। समाज में कोई ऐसी बीमारी जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे में फैल सकती है, उसको आप दूर कर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों अस्पृश्यता हुआ क्या दोस्तों? अछूत इसको बोलते हैं दोस्तों। आप देखेंगे आज भी हमारे गाँव, अगर ग्रामीण स्तर पर आप लोग जाओगे तो आप वहाँ पाओगे कि बेचारे जो थोड़े नीची जाति के लोग होते हैं, उनको अभी भी खाट पर बैठने का मौका नहीं मिलता, अभी भी उनके घर के पानी नहीं पिए जाते हैं दोस्तों। आज हम 2022 में बैठे हुए हैं और सोचिए वो लोग कैसे हैं। ग्रामीण स्तर पे बहुत मिल जाएगा दोस्तों देखने के लिए। इसके लिए आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले की बात करते हैं, बिहार के एक मुख्यमंत्री रहे, मांझी मुख्यमंत्री थे दोस्तों। तो वो एक मंदिर में जाते हैं दोस्तों, मंदिर में जाके जैसे ही वो वापस आते हैं दोस्तों, मंदिर से निकलने के बाद मंदिर को धोना पड़ता है, धो लिया जाता है दोस्तों। तो है क्या ये अस्पृश्यता ही है। इसका अंत हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता नहीं की जाएगी, किसी भी हिसाब से अस्पृश्यता नहीं की जाएगी, संविधान कहता है। अब आप चाहे करते रहिए, हमारे यहाँ चल रहा है, आपको देखो चलन में ग्रामीण मिलेगा बहुत सारा। शहर में थोड़ा कम हुआ है, शहरों में आके ये इसका जो रेट है वो कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लोग जाने लगे हैं कैफे में, यहाँ लोग जाने लगे हैं मॉल्स में, क्योंकि वहाँ पे कोई पता नहीं रहता, केवल आप जाओगे आपके कपड़े और आपके पैसे से आपकी क्वालिटी को मेजर किया जाता है। लेकिन गाँव स्तर पर अभी भी देखने को मिलता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि गाँव स्तर पर देखने को मिलता है, अगर कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट जाके इस बात को प्रूफ कर दे कि मेरे साथ अस्पृश्यता की जा रही है, फला समाज से मेरे साथ अस्पृश्यता की जाती है, और वो जाके उसको प्रूफ कर दे, तो
कानून, हमारा भारत का संविधान, हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस बंदे को, उस समाज के बंदे को या उस समाज को पनिश करेगा, उस समाज को जो भी सजा हो सकती है वो सजा देगा। लेकिन प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है। बिना प्रूफ करे तो भैया कोर्ट हमारा क्या कहता है, कुछ भी करते रहो, आप कुछ भी मनाते रहो। हमारे यहाँ क्या है, प्रूफ होना चाहिए, और प्रूफ करने के लिए आपको बताना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, हमारे सामने सबूत प्रस्तुत करने पड़ेंगे, और ये सारा सिस्टम होगा। तो दोस्तों अब ऐसे ही बहुत सारे कानून हुए दोस्तों, कानून बने बहुत सारे कानून। इसको खत्म करने के लिए, इसको अछूत को खत्म करने के लिए 1955 में कानून बनाया गया, जैसे हरिजन प्रोटेक्शन एक्ट हुआ, या और बहुत सारे पिछड़े जो अन्य छोटे वाले दबके के जो थे उनको बचाने के लिए SC/ST एक्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 1955 में बना, 1989 में इसको और आगे समय समय पे इस पे संशोधन करके आगे बताते चले गए। तो दोस्तों ये था आपका अस्पृश्यता। अस्पृश्यता क्या हो सकती है, कैसे खत्म हो सकती है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट आपको जाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। अस्पृश्यता हमारे समाज में बहुत ही बड़ी कुरीति थी, जो लगभग अब खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ स्तर पर अभी भी। क्यों देखो दोस्तों, गाँव में होता क्यों है, गाँव में ऐसा होता है क्योंकि वहाँ भी अभी लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षा का प्रसार उतने स्तर से वहां तक नहीं पहुंच पाया है। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ समाज को आगे ले जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो खंजर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो औजार है वो है शिक्षा। आप लोगों को शिक्षित कीजिए, आप लोगों को उनके अधिकार के बारे में बताइए, तो वो अपने आप ही मेन स्ट्रीम लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे हमारा जो 18वां अनुच्छेद है, 18वां अनुच्छेद कहता है उपाधियों का अंत। दोस्तों उपाधियों का अंत क्या कहता है दोस्तों, उपाधियों का अंत मतलब होता है जैसे कुछ लोग हमारे संविधान में, मैंने बताया आर्टिकल 13 में कि संविधान से पहले अंग्रेजों ने किसी को राय साहब की उपाधि दे दी, किसी ने किसी विदेशी से जाके सर नाइटहुड की उपाधि मिल गई, या किसी दूसरे बंदे ने कुछ, यानी कि जो उपाधियां हैं उन उपाधियों का अंत होगा। क्यों अंत होगा, क्योंकि समानता मिल सके। जैसे सर नहीं लगाएगा कोई, महाराज जैसी है नाइटहुड, राय बहादुर या विदेशी, ऐसे कोई भी अवार्ड नाम के, अपने नाम के आगे या अपने नाम के पीछे इन सब चीजों का उपयोग नहीं करेगा, उपाधियों का अंत होगा। लेकिन संविधान में ऐसा थोड़ी है कि सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया। संविधान में कुछ प्रोविजन ऐसे दिए गए, और क्या कहा गया कि आप नेशनल अवार्ड ले सकते हो, राष्ट्रपति को बता के आप नेशनल अवार्ड ले सकते हो। नेशनल अवार्ड ले सकते हो, जैसे कि मान लो सपोज दैट मैं अपनी बात करूं, भारत रत्न की बात करूं, जैसे मैं बोलूं कि भारत रत्न मिथुन कुमार, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता दोस्तों। क्यों, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि आप नेशनल अवार्ड तो ले सकते हो, लेकिन उस नेशनल अवार्ड को आप सरनेम की तरह यूज नहीं कर सकते हो दोस्तों। यानी कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि भारत रत्न मिथुन कुमार, ऐसे नहीं बोल सकते हो। आप कह सकते हो कि मैं मिथुन कुमार हूं और मुझे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यानी कि सरनेम के तौर पे आप किसी भी अधिकार को या किसी भी अवार्ड को अपने नाम के आगे या पीछे नहीं यूज कर सकते। क्यों, क्योंकि उसे करने से आप क्या करोगे, उसे अगर मान लो समाज, हमारे कानून के निर्माताओं ने सोचा अगर ऐसा किया गया तो हमारे संविधान में जो लोग हैं वो कोई अधिकार लेके अपने आप को एक एलीट क्लास समझने लगेंगे, एक बड़े क्लास का समझने लगेंगे, और छोटे तबके और बड़े तबके के बीच में एक क्या हो जाएगा, समानता जो है असमान हो जाएगी, असमानता आ जाएगी। इस वजह से उन्होंने क्या कहा, उपाधियों का अंत कहा। लेकिन उसके बाद क्या कहा है दोस्तों, आप ले सकते हो किसी विदेश से एजुकेशन वाला सिस्टम, आप ले सकते हो किसी से रैंक वाला सिस्टम। क्यों दोस्तों, आप देखते हैं हमारे देश के बहुत सारे वैज्ञानिक बाहर जाते हैं और अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगा के आते हैं, अपने नाम के आगे साइंटिस्ट लगा के आते हैं। या रैंकिंग की बात करूं तो कुछ लोग कहे जाते हैं ब्रिगेडियर, कुछ लोग इंस्पेक्टर, पुलिस, दारोगा, कुछ भी लगा सकते हैं। ये रैंकिंग है दोस्तों। ऐसा क्यों उन्होंने कहा दोस्तों, क्योंकि आप किसी के नाम के आगे अगर प्रोफेसर या डॉक्टर लगाते हैं तो आप उस आदमी का या उस आदमी की योग्यता को नहीं डिफाइन करते हैं। आप अपने किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है तो आप पर्टिकुलर आदमी की स्पेशलिटी को नहीं बता रहे, आप बता रहे हैं कि उसने मेहनत करी है और उसको ये जो इसकी मेहनत है उससे प्रोफेसर बनाया है, इसके पास इतनी नॉलेज है कि इसको प्रोफेसर बनाया। तो ये उपाधि जो है, इस नाम से पहले जो डॉक्टर या प्रोफेसर की है, वो हमारे संविधान में आर्टिकल 18 के अनुसार बताया गया है कि हाँ आप लगा सकते हो नाम से पहले। लेकिन आप किसी भी नेशनल अवार्ड आपको मिला है, कोई भी ग्रैमी या कोई भी अवार्ड नेशनल से जो आपको मिला है, तो आप अपने नाम के आगे उसको यूज नहीं कर सकते। इससे क्या होता है कि हमारे संविधान में समानता है। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा सिस्टम मैं आपको बता दूं एक बार। देखिए हम 14वें आर्टिकल से देखते हैं। 14वें आर्टिकल में क्या कहा गया है, कानून के समक्ष समानता। अब देखोगे पूरा क्रम 14, 15, 16, 17 और 18। दोस्तों इन सब में क्या कहा गया है आप देखोगे, इनमें सब में आप एक छोटा सा, मैं तो समझ नहीं रहा, अगर आप लोग सही से देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कानून में क्या देने की बात करी जा रही है। दोस्तों कानून में क्या देने की, कानून के समक्ष समानता कानून आ गया। उसके बाद क्या गया कि धर्म, जाति या लिंग भेद स्थान के हिसाब से नहीं दिया जाएगा, ये भी समानता आ गई दोस्तों। उसके बाद लोक नियोजन में समानता, ये भी एक लोक नियोजन में समानता आ गई दोस्तों। उसके बाद कहा गया क्या, अस्पृश्यताओं का अंत, ताकि क्या आ जाए,
जाए, समानता आ जाए। उसके बाद क्या कहा गया दोस्तों, उपाधियों का अंत। क्यों उपाधियों का अंत? ताकि ऊंच नीच बड़ा छोटा ना रह पाए, यानी कि ये भी क्या आ गया, समानता। तो दोस्तों 14 से 18 तक हमारे संविधान में क्या दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, जो मैंने आपके साथ बड़े ही अच्छे से डिस्कस किया। आप लोग तसल्ली से बैठ के इसको वीडियो को एक बार देखिए, चाहे 1.25 करके, चाहे नॉर्मल स्पीड से देखिए, और आप देखिए जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं। उसके बाद आप समानता के अधिकार के क्वेश्चंस को किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं उसको एक बार टच कीजिए, और आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट और हमारी वीडियो में आप लोग हमसे सजेस्ट कर सकते हैं अपनी बात को। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। इसके बाद दोस्तों 19 से 22 जो हमारा दूसरा टॉपिक है, स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध, अगले जो वीडियो आने वाला है दोस्तों, हम उसमें अब बाकी के संविधान में जो दिए गए हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ सब लोगों को अच्छा लगा होगा, और यहीं पर मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। और सब लोग इस वीडियो को एक बार देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दें दोस्तों, कम से कम 5 से 10 लोगों में शेयर करें, ताकि हम जिस स्पीड से आपको पढ़ा रहे हैं, जिस औचित्य से आपको पढ़ा रहे हैं, वो औचित्य और आए दिन आने वाले दिनों में और अच्छे से सदता रहे, ताकि हमको भी जो मोटिवेशन है, हमको जो प्यार है, हमको जो पोटेंशियल है, हमको जो पावर है, वो आपके थ्रू मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।